दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 21 जनवरी 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसकी बाल विकास की अनऑफिशियल आंसर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर, बाकी व्याख्यात्मक वीडियो अलग से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जीन पियाजे से पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, तो आप सभी जानते हैं जीन पियाजे का ऐसा मानना था कि बच्चे ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जो लोग सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड के भरोसे रहे होंगे उनको लगा होगा कि निष्क्रिय है और उन्होंने इसको गलत कर दिया होगा। आगे भी आपको पढ़ना था, क्योंकि अब सीटेट का एग्ज़ाम आप ये सोच रहे हैं कि पहले की तरह है, तो वैसा नहीं है। टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया है। तो पहले प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सभी कल्चर के बच्चे एक समान तरीके से ही किशोरावस्था में प्रवेश करें। यही कथन यहाँ पर सही नहीं है, बाकी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी किस विकल्प में मास्टरी ओरिएंटेड ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अपमान के डर से असफलता का सजा से बचने पर ध्यान देना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 3 में सही जवाब हो जाएगा किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, आप पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रश्न संख्या 4 में आपका सही जवाब होगा शिक्षक बच्चों का प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। अब आलंबन शब्द का यहाँ पर मतलब क्या है, आप अगर इसको इंग्लिश वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इसका फोल्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टीचर का काम क्या है, मदद करना, सुविधा देना। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, सुविधादाता के रूप में है। तो यहाँ पर टीचर का काम है कि सामग्री उपलब्ध कराए और आवश्यकता पड़ने पर मदद करे। 5वां प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती। तो आप पढ़े होंगे कि अगर आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हल किए हैं, सुना होगा कि माना x की वैल्यू इतनी है, मान करके हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये जो गुण बच्चे में विकसित होता है ये 11 वर्ष के बाद ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये जो विशेषता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है और इसमें बच्चा बीजगणित और गणना करने में सक्षम हो जाता है। तो 5वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। आंसर होगा यहाँ पर टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए बाकी में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, विश्लेषण करने में आपको आंसर मिल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है उपयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, अगर ये दे देता तो और ये ज़्यादा तर्कपूर्ण आंसर हो जाता। खैर यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस बार जो है क्वेश्चंस हैं हिंदी इंग्लिश साथ में दिए हैं, इसलिए कितना भी हम जूम करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। पहले क्या होता था, एक पेज पर हिंदी वाले क्वेश्चंस होते थे और एक पेज पे इंग्लिश वाले, और बीच में ऐसे डिवाइडेशन होता था, थोड़ा सा आराम रहती थी। खैर देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण कहता है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो 7वें प्रश्न में दोनों ही बातें सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और दोनों कथन आपस में कोरिलेटेड हैं। भावनात्मक लगाव की बात कही जा रही है, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। इस जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, बताइए। अगर आप ऐसा डिस्कशन करते हैं तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा।
ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से जेंडर रूढ़ियों पर आप सवाल उठा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न संख्या 9, भिन्नता और मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। सभी के लिए अनम्य, यानी आप बिल्कुल ऐसा पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो ये गलत है। कमी के रूप में स्वीकार करना, ये भी गलत है। नज़रअंदाज करना भी गलत है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहा जा रहा है प्रगतिशील कक्षा में आकलन। आकलन कैसे होता है? तो स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, वर्तमान समय में प्रगतिशील शिक्षा में। यहाँ पर आपका उत्तर होगा गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। तो ये दृष्टि संबंधी समस्याओं के लक्षण हैं। कह रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। कोई फिक्स समय नहीं होता है कि मतलब इतने बजे बच्चा बाल्यावस्था में जाएगा या इतनी उम्र में ही बच्चा बाल्यावस्था में जाएगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने आसपास के बच्चों में अगर विकास को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कुछ बच्चों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो किशोरावस्था से पहले ही डेवलप हो जाते हैं, किशोरावस्था के लक्षण, और कुछ बच्चों में काफ़ी विलंब से आते हैं किशोरावस्था वाले लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर दूसरा विकल्प। दोनों सही हैं और ए और आर सही व्याख्या करता है। 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इस संबंध में भी आपका उत्तर क्या चला जाएगा? दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पर बात कही जा रही है पूर्वाग्रह की, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का कर्तव्य कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो यहाँ पर व्याख्या कर रही हैं या फिर नहीं कर रही, ये आपको देखना है। तो दोनों का संबंध है, इसलिए हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों में ही संस्कृति, पूर्वाग्रह और शिक्षक की भूमिका का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या है? प्रश्न संख्या 14 देखिए, यहाँ पर वाइगोत्स्की जो है संरचनावादी के अंतर्गत आते हैं। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तीसरा विकल्प, आलंबन के माध्यम से। आलंबन का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, स्कैफोल्डिंग। तो अगर आपने कीवर्ड को भी ठीक तरीके से पहचान सके हैं तो आपका उत्तर गलत नहीं हुआ होगा। स्कैफोल्डिंग दिया है, हिंदी में इस बार इन्होंने आलंबन शब्द का प्रयोग किया है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन करना और समर्थन करना ही शिक्षक की भूमिका है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। कौन सी गतिविधि शैक्षणिक रणनीति होगी? प्रश्न संख्या 15 देखिए, परिभाषा याद कराना गलत हो जाएगा, पूरी तरह से भी गलत है। उद्दीपन अनुक्रिया की बात ये करते नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए पहला ही ऑप्शन, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 16, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। देखिए, बच्चे अंतःक्रिया की बात करी जा रही है कि बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया, तो भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया, अधिक जानकार के साथ, या फिर भौतिक वातावरण। पहले आप ये डिसाइड करिए कि बच्चे अंतःक्रिया जो करते हैं वाइगोत्स्की, तो आपने पढ़ा होगा मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। स्कैफोल्डिंग के साथ साथ आपने पढ़ा होगा मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट यहाँ पर आंसर नहीं होगा, इसकी बात नहीं करते वाइगोत्स्की। अपने से जो ज़्यादा जानता है, अधिक जानकार व्यक्ति की ये बात करते हैं। 16वें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया से अनुभव लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के बस बाहर हैं, ठीक है, या जस्ट आउटसाइड है।
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया क्या है आप सभी जानते हैं। यहाँ पर डिस्लेक्सिया अपठन वैकल्य है। तो ये एक तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को ये प्रभावित करती है। 18वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं कौन सी है। देखिए सामाजिकरण जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी भी है और ये भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाना चाहिए BCD। फिलहाल इस प्रश्न में देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर क्या आयोग CBSE देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अभिकथन एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। फिर कहा जा रहा है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। 19वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर आपका चौथा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर मतभेदों को समाप्त करने की वकालत की जा रही है। देखिए समावेशी शिक्षा में हम मतभेदों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर कोई विशेष बैकग्राउंड से आया है, किसी प्रकार की उसको दिक्कत है, समस्या है, अपंगता है, तो उसको हम समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत नहीं करता, इसलिए आर गलत है। ए सही है क्योंकि इसमें सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो समावेशी कक्षा के अंतर्गत क्या होता है? विविध दृष्टिकोणों का समावेशन भी होता है, समावेशन का पालन भी होता है और आवश्यकता अनुसार हम अलग अलग इंस्ट्रक्शन भी देते हैं जिस तरीके के बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इन कंपटीशन को हम नहीं बढ़ावा देते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। देखिए घर बैठ करके अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा पेपर आसान है, लेकिन अगर आप हॉट सीट पर बैठे हों, एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठे हों, पेपर हल कर रहे हो, तो वहाँ पर मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का पेपर गड़बड़ हुआ होगा टाइम मैनेजमेंट की वजह से। इन 30 क्वेश्चंस को अगर आप घर में करेंगे तो 40 से 45 मिनट घर में ही आपको लग जाएंगे हल करने में, और वहाँ पे आपको करने होते हैं लगभग 25 मिनट में। 5 मिनट आप रख लीजिए OMR भरने के लिए, 25 क्वेश्चन के OMR 5 मिनट में आप भर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपका अगर पेपर गड़बड़ हुआ है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पर ही करके जाइए। नेक्स्ट टाइम या अभी से आप आगे की तैयारी में लग जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 21, आपने पढ़ लिया होगा। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात कही जा रही है, यहाँ पर संकेत और इशारे की बात कही जा रही है। तो पहला तो सही है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने अधिक, मतलब टीचर का काम क्या है, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसकी आप ज़्यादा मदद करिए, इशारे संकेत दीजिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर लेता है, शिक्षक को कम मदद करनी पड़ती है, ये बात सही है। लेकिन बुद्धि को आप बुद्धि लब्धि से एकदम सटीक नहीं माप सकते, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21वें प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22वां प्रश्न है एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? प्रश्न संख्या 22। 22वें प्रश्न में आपका सही जवाब होगा स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। देखिए टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। बच्चे को जो दिक्कत है, ठीक है, उसके हिसाब से आप ऐसा नहीं करेंगे कि बार बार काम देंगे। सख्ती से भी अपनाना गलत है, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना भी गलत है। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23वां प्रश्न है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो 23वें प्रश्न में आपको क्या लग रहा है? दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ पर भी बात कही जा रही है सीखने की, अधिगम की, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि विकास व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो प्रभावी प्रणाली है। क्यों? पोर्टफोलियो से क्या बेनिफिट होता है?
वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे कहा जा रहा है व्यक्तिगत छात्रों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी ठीक है। अंतिम उत्पाद, देखिए कोई उत्पाद की बात यहाँ पर नहीं है, ठोस सबूत करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा होता है। तो यहाँ पर ए बी डी सही है, यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। आगे कहता है अधिगम तब होता है जब छात्रों और शिक्षकों को सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलता है। देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर बात कही जा रही है सक्रिय संलग्नता के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का एक ही तर्क है कि इन्होंने जो है सिर्फ एक ही पक्ष की बात कही थी, ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण को इन्होंने इग्नोर किया था, तो यही आलोचना की गई है। इसका दूसरा विकल्प सही होगा। ये प्रश्न कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में। अगला देखिए, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद पुरस्कार जो होता है ये बाहरी होता है, बाह्य मोटिवेशन होता है, तो हम कहेंगे कि बाहरी रूप से प्रेरित है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर होगा यहाँ पर ध्यान देना, अटेंशन। 29वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो उत्तर होगा कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता। अंतिम प्रश्न है, सीडीपी का एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे प्रभावित करेगा? बहुत कम उम्मीद रखे, बहुत कम अपेक्षाएं रखे, या फिर पहले दंडित करे, या फिर पहले पुरस्कृत करे? प्रश्न संख्या 30, देखिए उम्मीद कम रखना गलत है, ये भी गलत है, दंडित करना भी गलत है। स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट, तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। क्या कुछ स्कोर आप कर पाए हैं 30 में? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पेपर कैसा रहा आप सबका, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।